नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयशा शर्मा है और मैं भारतीय सेना में कैप्टन हूं। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये कहानी किसी जंग के मैदान की नहीं, बल्कि उस जंग की है जो हमारे समाज के अंदर लड़ी जाती है। ये कहानी मेरी माँ माला देवी के सम्मान की लड़ाई है। सुबह का समय था। मेरे गांव के बाजार में सड़क के किनारे मेरी माँ माला देवी हमेशा की तरह एक पुराना टोकरा लेकर मछलियां बेच रही थीं। मैं और मेरी छोटी बहन दिशा, हम दोनों दूर बॉर्डर पर देश की सेवा में तैनात थे। हम दोनों बहनें आर्मी ऑफिसर थीं, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी माँ किन हालात में जी रही हैं। हम सोचते थे कि माँ घर पर आराम कर रही होंगी, लेकिन वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस उम्र में भी मेहनत कर रही थीं। आज उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो हमारी रूह को हिला देने वाला था। माँ चुपचाप अपना काम कर रही थी और मछली बेचने में लगी थी कि तभी वहां एक इंस्पेक्टर आया जिसका नाम भानु वर्मा था। वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया और उसने बाइक सड़क किनारे रोकी। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वो गुस्से में चीखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे मछली बेचने की? तुम्हारे चलते यहां जाम लग सकता है, जल्दी से यहां से हटो। इतना कहकर उसने अचानक मां के टोकरे पर जोर से लात मार दी। सारी मछलियां जमीन पर बिखर गईं। चारों तरफ मछलियों की गंध फैल गई और वहां खड़े लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर भानु वर्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो और भड़क कर चिल्ला रहा, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या, जहां मन किया बैठ गई? मछली बेचना है तो अपनी जगह पर बेचो। मां बेचारी चुपचाप उसकी कड़वी बातें सुनती रहीं। वो एक शब्द भी नहीं बोली और सारा अपमान सहती रहीं। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे जमीन पर गिरी हुई गंदी मछलियां उठाने लगी। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई और ना ही किसी ने मदद करने की कोशिश की। शायद वो सब उस पुलिस वाले की वर्दी से डर रहे थे। लेकिन उस भीड़ में एक लड़का था जिसका नाम फरहान खान था, जो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर था। फरहान ने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और ये पूरा वाकया रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर लगातार माँ को डांट रहा था और अपमानित कर रहा था, और लोग बस हंसते हुए देखते रह गए। माँ मन ही मन सोच रही थी कि अगर मेरी दोनों बेटियों को ये सब पता चल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि हमें दुख हो, इसीलिए वो चाहती थी कि ये बात कभी हम तक ना पहुंचे। आंखों में आंसू लिए मछलियां वापस टोकरे में डालकर वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। उनके कदम भारी थे और दिल टूटा हुआ था। उधर फरहान खान ने घर पहुंचकर वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उसने वीडियो के नीचे लिखा था कि इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसकी मछलियां गिरा दी और सड़क पर बेइज्जत किया। क्या ये सही है? देखते ही देखते वो वीडियो तेजी से वायरल हो गया। लोग उसे शेयर करने लगे और कमेंट करने लगे। हर कोई इस घटना को गलत बता रहा था। कुछ देर बाद ये वीडियो मेरी छोटी बहन दिशा के मोबाइल में पहुंचा। हम दोनों बॉर्डर पर अपने कैंप में थे। वीडियो देखते ही दिशा का खून खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी मां के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। लोगों के सामने उन्हें बेइज्जत किया गया और थप्पड़ तक मारा गया। दिशा ने तुरंत वो वीडियो मुझे भेजा। जब मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी माँ, जो हमारे लिए भगवान है, उन्हें सड़क पर इस तरह रुलाया गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मुट्ठी कस गई। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं उस इंस्पेक्टर भानु वर्मा को छोड़ूंगी नहीं, जिस कानून का सहारा लेकर उसने मेरी माँ को सताया है। मैं उसी कानून से उसे सबक सिखाऊंगी। वीडियो देखने के बाद मैंने तुरंत दिशा को कॉल किया। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो रो रही थी और चिल्ला रही थी। दिशा ने कहा, दीदी, मैं भी घर आ रही हूं। हम उस इंस्पेक्टर को छोड़ेंगे नहीं। उसने मां के साथ जो किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे उसकी औकात दिखानी ही होगी। मैंने दिशा को समझाया। मैंने कहा, नहीं दिशा, तुम्हें वहीं बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी पर रहना चाहिए। मैं घर जा रही हूं, मैं माँ को लेकर वापस आऊंगी और हम उन्हें सुरक्षित रख लेंगे। कुछ देर तक हमारे बीच बहस चली, लेकिन आखिरकार दिशा मान गई। उसने कहा, ठीक है दीदी, आप जाइए,
लेकिन माँ को इंसाफ ज़रूर दिलाना। मैंने फ़ोन रख दिया। मेरा मन बहुत भारी था, लेकिन इरादा पक्का था। मैंने अपनी आर्मी की वर्दी उतारी और एक पीले रंग का साधारण सलवार सूट पहन लिया। अब मैं एक आर्मी ऑफिसर नहीं, बल्कि एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। मैंने अपना बैग उठाया और बस में बैठकर घर के लिए निकल पड़ी। सफर के दौरान मेरा दिमाग बस उसी वीडियो पर अटका हुआ था। कुछ ही घंटों में मैं अपने गांव पहुंच गई। घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया। माँ उस समय किचन में सब्जियां काट रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उन्होंने अंदर से ही पुकारा। कौन है? मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। मैं हूं माँ। आयशा, मैं लौट आई हूं आपसे मिलने। मेरी आवाज़ सुनते ही माँ के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में नमी आ गई। उनके मन में एक डर भी था कि कहीं आयशा को उस घटना का पता तो नहीं चल गया। वो जानती थीं कि उनकी बेटियां कितनी ईमानदार और जिद्दी हैं। वो जानती थीं कि हम अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने मुझे खड़ा देखते ही माँ मुझसे गले लग गई, जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। माँ ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और पूछा, बेटी दिशा कहाँ है? वो नहीं आई? मैंने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने उसे मना कर दिया था। वो बहुत जिद कर रही थी। लेकिन मैं उसे साथ नहीं लाई। माँ ने राहत की सांस ली और कहा, अच्छा पहले अंदर तो आओ, तुम थक गई होगी। मैं किचन में गई और देखा कि माँ के हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, माँ आप बैठिए, खाना मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर में मैंने खाना तैयार कर लिया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान माँ बार बार मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे कुछ छुपा रही हूं। खाना खत्म होने के बाद मैंने सीधा सवाल किया, माँ आपके साथ बाजार में जो हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये बहुत गलत है। मैं उस इंस्पेक्टर भानु वर्मा को सस्पेंड करवा कर ही मानूंगी। उसने कानून के खिलाफ काम किया है और मैं उसे दिखाऊंगी कि कानून की असली ताकत क्या होती है। माँ ये सुनकर घबरा गईं। उन्होंने डरते डरते कहा, बेटा छोड़ो, वो पुलिस वाले हैं, हम गरीब लोग हैं। क्या हो गया अगर उसने कुछ बातें कह दी? जाने दो, हम उनसे नहीं लड़ सकते। माँ की ये बेबसी देखकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने सख्ती से कहा, नहीं माँ। आप चुप रहिए, अब और नहीं। मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। उसने जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। हम डरेंगे नहीं, बल्कि लड़ेंगे। इतना कहकर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक लाल रंग की साड़ी पहनी। मैं पूरी तरह से एक साधारण गांव की औरत की तरह तैयार हुई। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जब एक आम इंसान थाने में जाता है तो पुलिस वाले उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैं सीधे थाने की ओर निकल पड़ी। ये वही थाना था जहां इंस्पेक्टर भानु वर्मा तैनात था। मेरे कदम अब रुकने वाले नहीं थे। मुझे अपनी माँ के हर एक आंसू का हिसाब चाहिए था। थाने पहुंचकर मैंने देखा कि इंस्पेक्टर भानु वर्मा वहां मौजूद नहीं था। केवल 2 हवलदार और SAO चंदन रेड्डी वहां बैठे चाय पी रहे थे। माहौल बहुत ही सुस्त था और किसी को भी अपने काम की कोई फिक्र नहीं लग रही थी। मैं सीधे ऐसे हो चंदन रेड्डी के पास गई और अपनी नजरें उनकी नजरों से मिलाते हुए बोली, मुझे इंस्पेक्टर भानु वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उन्होंने मेरी माँ के साथ सड़क पर बदतमीजी की है, मछलियों की टोकरी गिरा दी, उन्हें थप्पड़ मारा और लोगों के सामने अपमानित किया। मैं चाहती हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मेरी बात सुनकर चंदन रेड्डी चौंक गया। उसने कप मेज पर रखा और हंसते हुए बोला, क्या इंस्पेक्टर भानु वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट? और तुम कौन होती हो रिपोर्ट लिखवाने वाली? तुम उसी बूढ़ी औरत की बेटी हो जो सड़क पर मछलियां बेचती है। उसकी आवाज में बहुत अपमान था। उसने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा? उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वो सड़क पर गैर कानूनी तरीके से मछली बेच रही थी। गलती तो उसी की थी। चंदन रेड्डी की बातें सुनकर मेरी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अपनी आवाज को शांत रखा। मैंने कहा, देखिए ऑफिसर, हमें कानून मत सिखाइए। हमने भी कानून पढ़ा है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और मारपीट करना अपराध है। चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, मैं उसी कानून की मदद से उन्हें सजा दिलवाऊंगी। और सुनिए, अगर आपने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी।
चंदन रेड्डी हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण से दिखने वाली गांव की लड़की इतने आत्मविश्वास से और बिना डरे बात कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी ताकत उसके पीछे हो। वो गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी औकात कि हमें सस्पेंड करवाओगी? हम चाहे तो अभी तुम्हें सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अंदर करवा सकते हैं। चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने बिना कुछ कहे अपना पर्स खोला और अपना सरकारी आईडी कार्ड निकालकर मेज पर पटक दिया। आईडी कार्ड पर कैप्टन आयशा शर्मा, इंडियन आर्मी लिखा हुआ था। आईडी देखते ही चंदन रेड्डी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जो इंसान अभी शेर की तरह दहाड़ रहा था, वो अचानक भीगी बिल्ली बन गया। घबराते हुए वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और सैल्यूट करते हुए बोला, आप आर्मी ऑफिसर हैं? सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था। बताइए क्या करना होगा? मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत सख्त लहजा में कहा। इस थाने की हालत बहुत खराब है। यहाँ न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। तुम लोग वर्दी का रौब झाड़कर गरीबों को डराते हो। तुम्हारे सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं डायरेक्ट आपके खिलाफ और आपके इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी। तभी थाने का मुख्य दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर भानु वर्मा अंदर आया। वो अभी भी उसी घमंड में चूर था। मुझे वहां खड़ा देखकर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या बात है? ये लड़की यहां क्या कर रही है? क्या फिर से मछलियां बेचने की जगह मांगने आई है? वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे मन में गुस्से का तूफान था। अगर मैं कानून की इज्जत ना करती तो उसी वक्त उसे तमाचा जड़ देती, लेकिन मैं एक फौजी थी, कानून की रक्षक थी। मैंने भानु वर्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, याद रखना इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर रहूंगी। तुम्हें कानून की वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। तुमने जिस मां का अपमान किया है, उसकी बेटी आज तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरे शब्द तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगे। इतना कहकर मैं थाने से बाहर निकल गई। पीछे खड़े सिपाही चंदन रेड्डी और खुद इंस्पेक्टर भानु वर्मा भी सोच में पड़ गए कि क्या ये लड़की सच में कुछ कर पाएगी। थाने से निकलने के बाद मैं सीधे घर लौटी। मेरा मन शांत था, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं जानती थी कि सिर्फ धमकी देने से कुछ नहीं होगा। मुझे ठोस कदम उठाने होंगे। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मैं बस यही सोचती रही कि कैसे अपनी मां को इंसाफ दिलाऊं। अगली सुबह मैंने अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी। मैंने फिर से सादे कपड़े पहने और सीधे एसपी ऑफिस की ओर निकल पड़ी। ऑफिस में मैडम प्रिया गुप्ता बैठी थीं। वो एक सख्त और ईमानदार ऑफिसर मानी जाती थीं। मैंने बिना वक्त बर्बाद किए अपना मोबाइल निकाला और उन्हें वो वायरल वीडियो दिखा दिया। मैंने कहा, मैडम, मैं कैप्टन आयशा शर्मा हूं। ये वीडियो मेरी मां का है। इंस्पेक्टर भानु वर्मा ने उनके साथ जो किया वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूं। प्रिया गुप्ता ने वीडियो देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैडम आयशा, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूं और मुझे पता है कि आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन पुलिस विभाग में कार्यवाही करने के लिए हमें भावनाओं की नहीं, सबूत और गवाह की जरूरत होती है। ये एक वायरल वीडियो है जो एडिट भी हो सकता है। जब तक आप मुझे ठोस सबूत और चश्मदीद गवाह लाकर नहीं देती, तब तक मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती। उनकी बात सही थी, कानून सबूत मांगता है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मैडम, सबूत भी मिलेगा और गवाह भी। मैं वहां से निकल गई। घर आकर मैंने सबसे पहले उस सोशल मीडिया अकाउंट की जांच शुरू की जिससे वो वीडियो सबसे पहले पोस्ट हुआ था। मैं फौज में हूं। हमें सिखाया जाता है कि दुश्मन को कैसे ढूंढना है। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद मुझे उस लड़के का पता मिल गया जिसने ये वीडियो बनाया था। उसका नाम फरहान खान था और वो पास के ही एक मोहल्ले में रहता था। मैं तुरंत फरहान के घर पहुंची। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो फरहान बाहर आया। मुझे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। मैंने उसे अपना परिचय दिया और कहा, फरहान, तुमने बाजार में जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो मेरी मां का था। तुमने ये वीडियो अपनी आंखों के सामने रिकॉर्ड किया है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए मुझे उस वीडियो का ओरिजिनल वर्जन चाहिए जिसमें कोई एडिटिंग ना हो। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें गवाह बनना होगा। फरहान पहले तो घबरा गया।
उसे लगा कि पुलिस के मामले में पड़ने से वो मुसीबत में आ जाएगा। उसने कहा, दीदी, मैं पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक है। मैंने उसे हिम्मत दी। मैंने कहा, डरो मत फरहान, मैं आर्मी ऑफिसर हूं, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज अगर तुम चुप रहे तो कल किसी और की मां के साथ ऐसा होगा। क्या तुम ये होने दोगे? मेरी बातों का उस पर असर हुआ। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मुझे बिना एडिट किया हुआ पूरा वीडियो दे दिया और गवाही देने के लिए तैयार हो गया। सबूत और गवाह अब मेरे हाथ में थे। फरहान को अपनी गाड़ी में बैठाकर इस बार एसपी ऑफिस नहीं बल्कि सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम विक्रम के पास पहुंची। डीएम साहब एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। मैंने उनके सामने फरहान को खड़ा किया और वो ओरिजिनल वीडियो चलाया। डीएम विक्रम ने पूरा वीडियो देखा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रहा था, उनका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मेरी मां की कोई गलती नहीं थी और इंस्पेक्टर भानु जानबूझकर उन्हें मार रहा था। वीडियो खत्म होते ही डीएम साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोले, ये इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। ये वर्दी का अपमान है और मानवाधिकार का उल्लंघन है। इसे ऐसी सजा मिलेगी कि पूरा डिपार्टमेंट याद रखेगा। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि अगले ही दिन जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस मीटिंग बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को सबके सामने लाऊंगा। उन्होंने एसपी प्रिया गुप्ता को भी फोन लगाया और उन्हें भी मीटिंग में मौजूद रहने का आदेश दिया। अब लड़ाई आर पार की होने वाली थी। मैंने मन ही मन कहा, तैयार रहना इंस्पेक्टर भानु। अब तुम्हारा असली खेल शुरू होगा। अगले दिन सुबह ठीक 11 बजे जिला मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में डीएम विक्रम की प्रेस मीटिंग शुरू होने वाली थी। हॉल के बाहर मीडिया की गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। हर बड़े अखबार और न्यूज चैनल के रिपोर्टर कैमरा लेकर अंदर जाने की तैयारी में थे। हॉल के अंदर मंच पर 4 कुर्सियां लगी थीं। बीच में डीएम विक्रम और दाईं ओर एसपी प्रिया गुप्ता बैठी थीं। डीएम साहब ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा कि मीटिंग शुरू करते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। कैमरे चालू हो गए। डीएम ने गंभीर लहजे में बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बुजुर्ग महिला के साथ सड़क पर दुर्व्यवहार किया। ये न केवल नैतिकता के खिलाफ है बल्कि हमारे कानून और पुलिस आचार संहिता के भी खिलाफ है। पत्रकारों के कैमरे चमकने लगे। डीएम ने आगे कहा कि हमारे पास पीड़ित पक्ष से ठोस सबूत और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास बिना एडिट का वीडियो फुटेज है जो घटना के समय वहीं मौजूद एक युवक फरहान ने रिकॉर्ड किया। इतना कहते ही डीएम साहब ने मुझे मंच पर बुलाया। मैं अपनी आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं थी, लेकिन मेरा आत्मविश्वास किसी फौजी से कम नहीं था। मैंने माइक हाथ में लिया और मीडिया की ओर मुंह करके बोली, मैं आयशा शर्मा हूं, इंडियन आर्मी में कैप्टन, और जिस पीड़ित महिला को आप वीडियो में देख रहे हैं वो मेरी मां माला देवी हैं। मेरा ये वाक्य सुनते ही पूरा हॉल सन रह गया। पत्रकार एक दूसरे को देखने लगे जैसे अब मामला और बड़ा हो गया हो। मैंने बिना रुके अपनी बात जारी रखी। मैंने कहा कि मैंने कानून पढ़ा है और मैं जानती हूं कि किसी भी इंसान को सड़क पर इस तरह अपमानित करना अपराध है, चाहे वो कोई आदमी करे या एक पुलिस अफसर। कानून सबके लिए बराबर है। पत्रकारों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। एक पत्रकार ने पूछा कि मैडम, क्या आप चाहती हैं कि सिर्फ इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हो या और भी लोग इसमें शामिल हैं? मैंने जवाब दिया कि इस घटना में केवल इंस्पेक्टर भानु वर्मा नहीं बल्कि थाने के एसएओ चंदन रेड्डी भी बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने मेरी शिकायत लेने से इनकार किया, पीड़ित का मजाक उड़ाया और कानून का मजाक बनाया। एसपी प्रिया गुप्ता ने माइक संभालते हुए कहा कि मामला गंभीर है और पीड़ित पक्ष के पास पुख्ता सबूत हैं। इसीलिए मैं सिफारिश करती हूं कि दोनों अफसरों को तत्काल निलंबित किया जाए। डीएम विक्रम ने सिर हिलाते हुए आदेश पढ़ा, तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर भानु वर्मा और एसएओ चंदन रेड्डी को निलंबित किया जाता है। इस आदेश की कॉपी पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी। पत्रकारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी जल्दी एक्शन लेना एक मिसाल बन गया था। जब निलंबन आदेश थाने में पहुंचा तो सिपाहियों में खलबली मच गई।
भानु वर्मा और चंदन रेड्डी दोनों को आदेश सुनाया गया। उन्हें बताया गया कि आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच पूरी होने तक आप किसी भी सरकारी पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भानु वर्मा ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंका, लेकिन चंदन रेड्डी के चेहरे पर साफ डर था। वो जानते थे कि अब उनकी नौकरी और इज्जत दोनों खत्म हो चुकी है। शाम होते होते टीवी चैनलों पर हेडलाइन चलने लगी, इंस्पेक्टर और एसएचओ सस्पेंड। आर्मी ऑफिसर ने दिलाया मां को इंसाफ। 1 हफ्ते बाद विभागीय जांच पूरी हुई। सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों अफसर दोषी पाए गए। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इंस्पेक्टर भानु वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने अनुशासन भंग किया और जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। वहीं एसएओ चंदन रेड्डी ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर अपनी ड्यूटी की अवहेलना की। राज्य पुलिस मुख्यालय से सख्त आदेश आया कि दोनों अफसरों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। जब ये खबर मेरे घर पहुंची तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने मां के पास जाकर कहा, माँ, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, ये जीत हर उस इंसान की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। माँ ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि इस पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया है। काश तुम्हारी बहन दिशा भी यहां होती। हम दोनों माँ बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। न्याय मिल चुका था और अहंकार हार चुका था। इस कहानी से हमें ये बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों या उसकी गरीबी से नहीं आंकना चाहिए। जो आज सड़क पर मजबूर है, कल वो समय बदल सकता है। वर्दी। कुर्सी या ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए करना चाहिए। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे अर्श से फर्श पर ला सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, डरिए मत। आवाज उठाइए, क्योंकि कानून और सच्चाई हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो निडर होकर लड़ना जानते हैं। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है और उनके सम्मान की रक्षा करना हर संतान का सबसे बड़ा धर्म है। आप सब ये कहानी कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको कैप्टन आयशा और उनकी मां की ये वीरता भरी कहानी कैसी लगी? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहे। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची और प्रेरणादायक कहानी है जो समाज को एक नई दिशा दे सके, तो उसे हमारे साथ जरूर साझा करें ताकि पूरी दुनिया आपकी कहानी भी सुन सके।